हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का मेरा टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इस पर आज हम बात करेंगे। तो पहली बात तो हम आपको ये बता देते हैं कि नेशनल इनकम में फार्मूला यूज होता है और वही फार्मूला इतना ही करता है कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। यहाँ पर हमारी इकोनॉमी जो है कई सेक्टर में डिवाइड है। वाई इजकल टू होता है सी प्लस आई, ठीक है, और वाई इजकल टू होता है सी प्लस एस। एक ये फार्मूला है और एक फार्मूला ये है वाई इजकल टू सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एक्स के बाद फिर माइनस आएगा एक्स माइनस सी प्लस आई एक्स माइनस एम, ठीक है, ये और प्लस जी। ये फार्मूला है क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है कई सेक्टर में डिवाइड है, तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी इसी पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू सी प्लस आई में क्या है, y हमारी क्या है, इनकम है। y हमारी इनकम है। अब ये कहते हैं कि इनकम या तो कंजप्शन होता है या इन्वेस्टमेंट होता है। तो इनकम में सी मान लो 1000 आपकी इनकम है, वाई वाई इक्वल टू 1000। देखो 1000 अगर हमारी इनकम है तो हम टोटल तो कंजप्शन नहीं करेंगे, 500 क्या करेंगे, कंज्यूम। तो 500 क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट। या 500 हम क्या करें, कंजप्शन, तो 500 क्या करेंगे, सेविंग। अब ये जो फार्मूला है इस पर फिट नहीं बैठता क्योंकि यहाँ पे ये पहली हमारी क्या है, टू सेक्टर इकोनॉमी है। केवल देखो इकोनॉमी y इजकल टू सी, यहाँ लिख लो y इजकल टू सी वन सेक्टर इकोनॉमी। इसमें इकोनॉमी का एक ही सेक्टर है जो केवल कंजप्शन कर रहा है। अब जब आता है y इजकल टू सी प्लस एस तो ये हो जाता है टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी क्या हो गया, ये टू सेक्टर इकोनॉमी। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम कंजप्शन भी कर रहे हैं और सेविंग भी कर रहे हैं। तो पहले y इक्वल टू सी वन सेक्टर इकोनॉमी, y इक्वल टू सी प्लस एस टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। अब अगर हम इसमें जोड़ दें y इक्वल टू सी प्लस एस प्लस जी, ये जो मैं बीच में लाया इसको लास्ट में भी ले जा सकते हैं, जी और प्लस एक्स माइनस एम। तो जी तक ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी है। जी तक क्या हो गया, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और जब इसको भी जोड़ दो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तब क्या हो जाता है, फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब इस फार्मूले पर फोर सेक्टर क्या है इकोनॉमी के, वो आगे हम बताने जा रहे हैं। तो जब आपको ये कहीं पे क्लियर किया जाए तो y इक्वल टू सी वन सेक्टर इकोनॉमी, y इक्वल टू सी प्लस एस टू सेक्टर इकोनॉमी, y इक्वल टू सी प्लस एस प्लस जी थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये आपका क्या हुआ, थ्री सेक्टर। और x माइनस एम भी जोड़ दिया जाए तो फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हो जाता है। अब फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है ये देखो, फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये देखिए क्या है, इकोनॉमी के फोर सेक्टर। तो ये हो गया आप इकोनॉमी के फोर सेक्टर। पहला है हमारा डोमेस्टिक सेक्टर, पहला हमारा डोमेस्टिक सेक्टर ये हो गया। दूसरा हमारा हो गया, डोमेस्टिक के बाद क्या आया, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेक्टर, सेकंड हमने लिख लिया गवर्नमेंट सेक्टर। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर। चौथा हमारा होगा फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। तो ये इकोनॉमी हमारी चार पार्ट में डिवाइड हो गई। पहला है डोमेस्टिक सेक्टर, फिर गवर्नमेंट सेक्टर, फिर प्राइवेट सेक्टर, और फिर क्या है, फॉरेन सेक्टर। तो फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हो गई। फर्स्ट हमारा डोमेस्टिक सेक्टर, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर, तीसरा प्राइवेट सेक्टर, और चौथा हो गया फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। तो यहाँ पर ये जी है, ये प्राइवेट सेक्टर को एस या आई बोलेंगे, ठीक है। और ये जो डोमेस्टिक सेक्टर है ये क्या है, ये वाई इक्वल टू सी है, ठीक है। और ये हमारे एक्स माइनस एम है, ठीक है। विदेशी क्षेत्र क्या है, एक्स माइनस एम। ये तो आई है या एस है, प्राइवेट सेक्टर, या सरप्लस है या इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर मान ली जी,
और y इक्वल टू सी, मतलब कंजप्शन जो है वो डोमेस्टिक सेक्टर है। अब आता है कि खर्च सबसे अधिक कौन करता है। इस पर क्वेश्चन पूछते हैं कि मैक्सिमम एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमम सेविंग। तो मैक्सिमम सेविंग हमेशा कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। मैक्सिमम खर्च कौन करेगा? डोमेस्टिक सेक्टर। सबसे अधिक खर्च करते हैं डोमेस्टिक सेक्टर, ठीक है, और सेविंग हमेशा प्राइवेट सेक्टर। अब आगे देखो कि क्या है। इतनी क्लियर हो गई ना कॉन्सेप्ट, फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो ऐसे रटते जाते, बुक्स में इतनी डिटेल में नहीं समझाया जाता है। आगे फिर देखो कि क्या है। आगे फिर आता है कि वेरियस मेजर ऑफ नेशनल इनकम। लिखो जरा एक आउटलाइन। वेरियस मेजर ऑफ नेशनल इनकम, वेरियस मेजर ऑफ नेशनल इनकम, वेरियस मेजर ऑफ नेशनल इनकम। इकोनॉमिक यूज मेनी मेथड, इसमें लिखो इकोनॉमिक्स यूज, इकोनॉमिक्स यूज मेनी मेथड, इकोनॉमिक्स यूज मेनी मेथड टू स्टडी नेशनल इनकम, टू स्टडी नेशनल इनकम आर एज फॉलोज, आर एज फॉलोज, few of them are as follows, ठीक है। पहला लिखो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फर्स्ट ग्रास, फर्स्ट होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी। इसका शॉर्ट फॉर्म है जीडीपी एमपी, शॉर्ट फॉर्म जीडीपी एमपी हो जाएगा। और वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। अगर आपने नेशनल इनकम समझ लिया, सारी इकोनॉमी समझ आ जाएगी। जीडीपी जीएनपी जिसका क्लियर नहीं होता उसको इकोनॉमी कुछ भी समझ नहीं आता। और बैंकिंग समझ आ गया, ये समझ आ गया ना, यही दो ऐसी चीज है जो इकोनॉमी का बेस है। अगर ये दो चीज आप नहीं जानते हैं तो इकोनॉमी को आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जीडीपीएमपी 1 ईयर में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक साल में किसी भी इकोनॉमी में जितनी वस्तुएं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है फाइनल कंजप्शन के लिए, जितनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है किसके लिए? फाइनल कंजप्शन के लिए, वो सब क्या कहलाते हैं? जीडीपी एमपी कहलाते। एक साल में किसी भी इकोनॉमी में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है वो सब जीडीपी एमपी कहलाता है, जीडीपी एमपी कहलाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? जीडीपी एमपी। अब आप लिख लो जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी है क्या? सी प्लस आई प्लस जी। लिख लो जरा। जीडीपी एमपी को कहते हैं सी प्लस आई प्लस जी। सी क्या है बेटा? यहाँ पे सी है कंजप्शन, सी है कंजप्शंस। आई इजकल टू होता है इन्वेस्टमेंट, आई इजकल टू इन्वेस्टमेंट, और जी इजकल टू होगा गवर्नमेंट। तो ये आ गया हमारा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक। तो यहाँ पे सी क्या है? कंजप्शन है, आई इन्वेस्टमेंट है, और जी हमारी गवर्नमेंट है। तो जीडीपीएमपी में तीन चीजें मिला देना है आपको, सी कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट। इसके बाद देखो इसका अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जीडीपी, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। जीडीपी, अब इसी का दूसरा देखो, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट क्या है? एमपी आपने जान लिया, फैक्टर कास्ट जानिए। जीडीपी फैक्टर कास्ट क्या होता है? अब जब भी हम जीडीपी फैक्टर कास्ट बनाएंगे तो एक फार्मूला इसमें आता है, उसी से बन जाएगा। जीडीपी एमपी माइनस नेट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू
इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब आपका आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो जीडीपी एमपी से, तो यहाँ पे आ जाता है जीडीपी एफसी। तो यहाँ पे जीडीपी एफसी इज इक्वल टू ये फार्मूला लिख लो। कोई भी चीज प्रोड्यूस होगी तो फैक्टर कास्ट से लगाए प्रोड्यूस होगी, जो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर देंगे तो मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी हमने निकाल दिया, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? वैट जो लगता है जब कोई भी गुड्स मार्केट में जाती है, सेल होने के लिए जाती है, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं वैट लगा दो। ठीक है, वैट लगा दो तो ये हो जाएगा। अब आगे हमें लिखना है अगला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इन इंडिया। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इन इंडिया, इसमें लिखे जीडीपी इन ए कंट्री इज यूजली, जीडीपी in a country is usually calculated by, GDP in country is usually calculated by, usually is calculated by the National Statistical Agency, the National Statistical Agency, full stop, National Statistical Agency, full stop, which complies the information, which complies the information from a large number of sources, from a large number of sources, from a large number of sources. दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, in the case of India, in the case of India, it is the National Statistics Office, it is the National Statistics Office, NSO, which estimates GDP, which estimate GDP, which estimate GDP. नेक्स्ट लिखो, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग जीडीपी, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग जीडीपी आर ऑब्टेन्ड, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, फ्रॉम द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, नेशनल अकाउंट 1993, नेशनल अकाउंट 1993, compiled by the International Monetary Fund, compiled by the International Monetary Fund, IMF, the European Commission, EC, the European Commission, EC, the Organization for Economic Cooperation, Monetary Fund, IMF, the European Commission, EC, the Organization for Economic Cooperation, Organization for Economic Cooperation and Development, Cooperation and Development, OECD, Development, OECD, the United Nations, the United Nations, the United Nations, UN and the World Bank, UN and the World Bank, and the World Bank. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, वो देखो जरा। अब यहाँ पे तुम्हें समझाते हैं कि जब मार्केट में कोई चीज बिकने जाती है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है,
लेकिन गवर्नमेंट उसकी कास्ट को कम करने के लिए सब्सिडी भी देती है, तो उससे प्राइस कम हो जाता है। जैसे एग्रीकल्चर सब्सिडी, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर के प्राइस को कम कर देना। तो ऐसे सब्सिडी देकर हम अलग अलग प्राइस को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो प्राइस कम कर देना, सस्ता हो जाना है। आगे आप लिखो ग्रास वैल्यू एडेड, जीबीए। ग्रास, ये लिखो जीबीए। ये आजकल बहुत लड़के पूछते हैं इसको, जीबीए क्या है। इसको बोलते हैं ग्रास वैल्यू एडेड, ग्रास वैल्यू एडेड जीबीए, ग्रास वैल्यू एडेड जीबीए। ठीक है, अब जीबीए की शुरुआत कब हुई ये भी जान लो। आपने जीडीपी जाना, जीएनपी सुना होगा, बट जीबीए भी रिसेंटली डेवलप हुआ है फार्मूला। ठीक है, और ये फार्मूला कौन लेकर आया, ये फार्मूला मोदी जी आए इसके बाद आया। इससे पहले जीबीए नाम का कोई फार्मूला इकोनॉमिक्स में नहीं था। अब इसमें कुछ चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी। इन 2015 इंडिया ऑप्टेड टू मेक, in 2015 opt, opt to make major changes, to make major changes, to make major changes to its completion of national account, to its completion of national account, to its completion of national account, and decided to bring the whole process, and decided to bring the whole process into conformity, whole process into conformity, into conformity with the United Nations system, with the United Nations system, United Nations system, national account SNA 2008, SNA 2008, 2008, SNA 2008, comma, GBA is defined as the, GBA is defined as the value of output, the value of intermediate consumption, intermediate consumption, and is a measure of, and is a measure of the contribution, the contribution to growth made by, to growth made by an individual producer, producer, industry or sector, industry or sector, industry or sector। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, it provide the rupee value for the number of goods, it provide the, it provide the rupee value for the number of goods, for the number of goods and services, goods and services produced in an economy, produced in an economy after deducting the, after deducting the cost of input, deducting the cost of inputs and raw material, input and raw material, cost of inputs and raw material that have gone into the production, that have gone, that have gone into the production, into production। हो गया। आगे लिखो फार्मूला एक, ग्रास वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, ग्रास वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जीडीपी प्लस सब्सिडीज ऑफ प्रोडक्ट, ग्रास यानी जीबीए, जीबीए इज इक्वल टू, जीबीए इज इक्वल टू जीडीपी, जीडीपी प्लस subsidies on product, subsidies on product, product minus taxes on product, taxes on product, taxes on product। ये हो जाएगा। अगला पॉइंट जीबीए का, अर्लियर इंडिया हैड बीन मेजरिंग, अर्लियर इंडिया हैज बीन मेजरिंग GBA at factor cost, GBA at factor cost till the new methodology, till the new methodology was adopted in which GBA at basic prices,
in which GBA at basic prices became the primary measure of economic output. हो गया. Next point. GBA at basic price. GBA at basic prices will include production taxes and exclude production subsidies and GBA at factor cost. GBA at factor included no taxes and excluded no subsidies no subsidies. Next point. The base year from 2004 and 5 has also been shifted to 2011 and 12. तो ये रही भाई बात जीबीए की. अब जीबीए को ऐसे भी बता देते हैं. जीडीपी जो मनी में वैल्यू लगाई जाती है वो सारा जीबीए होता है. बस वैल्यू एडेड, यानी जीडीपी को आप गुड्स में लेते हो, सर्विसेज में लेते हो, उसको सारा मनी में कन्वर्ट कर दो, पैसे में. जीडीपी एक आउटपुट है, फिजिकल आउटपुट. जैसे चेयर है 250 की है बट चेयर में है, लेकिन इसको कैश में कर लो आप तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जीबीए हो जाएगा, पार्ट ऑफ जीबीए. तो फिजिकल आउटपुट जीडीपी होता है और मनी आउटपुट क्या होता है? जीबीए. तो बस यही इतना इन्होंने चेंज किया है. ग्रास वैल्यू निकाल दी. इसकी वैल्यू हमेशा मनी में निकाली जाती है या प्राइस में निकाला जाता है. ठीक है. अब लिखो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी. थर्ड आ गया, ये दूसरे नंबर पे आ गया. तीसरे पे आ गया जीएनपी एमपी. इसको हम बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. जीएनपी एमपी. अब जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए. ये एनएफआईए. जीएनपी एमपी इज इक्वल टू क्या होगा? जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए. एनएफआईए क्या है? इसको हटाएं, आगे बढ़े. सब लोग का हो गया तो आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं. आगे देखो कि क्या है. आगे ये एनएफआईए क्या है ये जानना जरूरी है. एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड. एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड. अब नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड में ये क्वेश्चन होता है कि इंडिया का जीडीपी ग्रेटर होगा या जीएनपी. ये इंटरव्यू में कई बार पूछा गया, हम भी ये पूछते हैं. टेक्निकल बात. ट्रेडिशनल तो सारी दुनिया जानती है, टेक्निकल कौन जानता है? जीडीपी एमपी ग्रेटर है इंडिया का या जीएनपी एमपी? तनिष्क का बता, क्या ग्रेटर होगा इंडिया का? जीडीपी एमपी या जीएनपी एमपी? गलत है. ऑल डोमेस्टिक कंट्री, ऑल जितने डेवलपिंग कंट्री हैं उनका हमेशा क्या होता है? डेवलपिंग को डोमेस्टिक कंट्री. क्यों? क्योंकि वो डेवलपिंग है, घर की अर्थव्यवस्था से चलते हैं. तो यहां पर हमारा हो जाएगा जीडीपी एमपी, ये हमारा ऐसे होगा, और जीएनपी क्या हो जाएगा? ऐसे. क्यों है हम? क्योंकि अभी हम डेवलपिंग है. ये डेवलपिंग की निशानी है, डेवलपिंग है इसलिए ये फार्मूला है. अभी हम डेवलपिंग है इसलिए ये फार्मूला है, और जैसे हम डेवलप कर जाएंगे ये फार्मूला बदल के ऐसे हो जाएगा. ये जीडीपी एमपी. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये एनएफआई जो आपने निकाला, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड, एनएफआई इज इक्वल टू होता है एक्सपोर्ट
माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट हमारा मान लो 500 है, अभी है भी ऐसा, और इंपोर्ट कितना है 1000, तो NFI ये क्या हो जाएगा -500। तो ये जुड़ेगा थोड़ा कुछ, जीडीपी को और माइनस कर देगा, तो ग्रेटर क्या हो जाएगा जीडीपी। ग्रेटर क्या होगा जीडीपीएमपी, नॉट जीएनपीएमपी। ठीक है, इस पे भी थोड़ा डिटेल लिखो, दौड़ने से अच्छा है आराम आराम से पढ़ना। इन काउंट ऑल द आउटपुट, इन काउंट all the output of resident nationals of country, in count all the output of resident national of a country, comma, so if an Indian owned company, Indian owned company has a factory, so if an Indian owned company has a factory in the United Kingdom, the output of that factory would be included in UK GDP. Output of Indian owned factory in the UK would be included in India's GNP. India GNP हो गया, आगे लिखो। Thus while calculating GNP, thus while calculating GNP, the net factor income from abroad will be included, यानी जीएनपी में क्या रहता है, नेट फैक्टर इनकम इंक्लूड रहता है और जीडीपी माइनस रहता है। समझ गए? एनएफआई अगर निगेटिव है तो इंक्लूड तो कुछ हुआ नहीं, तो जीडीपी ग्रेटर कहां से हुआ, माइनस नहीं हो जाएगा, 500 बढ़ाने के बजाय और क्या हो जाएगा कम हो गया, तो माइनस हो गया, तो ग्रेटर क्या होगा जीडीपी। फार्मूला नंबर 4 पे चलते हैं हम, फार्मूला नंबर 4, चलिए फार्मूला नंबर हमारा 4 आ गया, इसको बोलते हैं नेट प्रोडक्ट यानी एनडीपी, नेट प्रोडक्ट, नेट प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे इसको, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है एनडीपी। अब एनडीपी क्या होता है पहले तो फार्मूला लिख लो, एनडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रेशिएशन, डेप्रेशिएशन। ये आप देखो एक फार्मूला है एन इज इक्वल टू होता है जी माइनस डी, ये शार्ट फार्मूला है। कभी भी नेट निकालना है आपको तो ग्रास वैल्यू से डी माइनस कर दो तो नेट वैल्यू आ जाएगी। एन इज इक्वल टू होता है जी माइनस डी, एन इज इक्वल टू हुआ जी माइनस डी। कभी भी निकालना है आप इससे माइनस कर दो, अपने आप इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो एन इज इक्वल टू जी माइनस डी कर दिया मैंने, वैल्यू अपने आप निकल रही है इसकी। क्लियर हुआ इतना? इसका एक लाइन में लिख लो, इफ द डिप्लीशन ऑफ कैपिटल स्टॉक is subtracted, capital stock is subtracted from GDP, net domestic product NDP, net domestic product NDP is obtained, NDP is obtained, the difference between gross and net, difference between gross and net domestic product occurs, net and domestic product
difference between gross and net domestic product occurs because of depreciation, because of depreciation, because of depreciation। अब depreciation का मतलब क्या है? एक गाड़ी 4 लाख की है तो रोड पर आएगी तो 4 की नहीं रह जाएगी, तो जो वैल्यू कम हो जाती है वो क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो गाड़ी की पहले जो वैल्यू थी वो बाद में नहीं रह जाएगी, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट पे। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे एनएनपी एमपी। ये हमारा एनएनपी एमपी, ये नंबर 5 पे आता है इस फार्मूले में, 5 नंबर। नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? एनएनपी एमपी इज इक्वल टू, एनएनपी एमपी इज इक्वल टू जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे देखो एन कॉमन है, इसमें भी एन कॉमन है, यहाँ पर भी फार्मूला वही लगा, एन इजकल टू जी माइनस डी वाला, बट कॉमन दोनों में क्या लिया गया? एन। यहाँ भी एन, यहाँ भी एन। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे। हो गया ना? अब फार्मूला नंबर 6 पे आओ, फार्मूला नंबर 6, इस पे आ जाओ। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति है, ये होता है नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो हम पर कैपिटा इनकम को पता कर लेंगे। हो गया? अब एक 7वां नंबर देखो जरा, ग्रीन ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 7 नंबर, ग्रीन ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रीन ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं जी 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 डी पी। इसका फार्मूला ये जी जी डी पी, जी जी डी पी, जी जी डी पी। अब इस पे देखो जी जी डी पी पे क्या है, इसके अंदर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। इट इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ with the environmental, with the environmental consequences, environmental consequences of that growth factored into a country's, factored into a country's conventional GDP, country's conventional GDP. Green GDP monetizes, green GDP monetizes the loss of biodiversity, the loss of biodiversity, and account for cost, and account for cost caused by climate change, biodiversity, loss of biodiversity, and account for cost, account for cost, cost, cost caused by climate change, caused by climate change। अगला दूसरा पॉइंट लिखो इसी के बाद, कैलकुलेशन ऑफ ग्रीन जीडीपी, कैलकुलेशन ऑफ ग्रीन जीडीपी require net natural capital, require net natural capital consumption including, consumption including resource depletion,
रिसोर्स डिप्लीशन, environmental degradations, environmental degradations and and productive and restorative environmental initiatives be subtracted from traditional GDP, be subtracted from ट्रेडिशनल जीडीपी। अब इसको एक वर्ड में हम बताते हैं क्या। जितना इन्वायरमेंट लेस प्रोडक्शन होता है, पोल्यूशन बिना फैलाए, दिस इज द ग्रीन जीडीपी। यही ग्रीन जीडीपी है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फल, मैंगो, इससे जो भी कमाई होती है वो पार्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी है। इंडस्ट्री वगैरह धुआं फैलाती है ना प्रोडक्शन, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी। वो ग्रीन जीडीपी नहीं है। ये ग्रीन जीडीपी वो सारी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं किए बिना ग्रीन चीजों से ही प्रोडक्ट होती हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज द पार्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी। एक वर्ड में समझ लो। अब आता है हमारा वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। एक वर्ड में मैंने बता दिया, वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये नोट करो, नेशनल इनकम। हमारी किताबों में मुख्यतः 3 चीजें यूज होती हैं, लेकिन हम इसमें 5 मेथड बता देंगे। पहला मेथड क्या है हमारा, फर्स्ट मेथड है हमारा प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड ये फर्स्ट। दूसरा मेथड हमारा क्या है, दूसरा है इनकम मेथड। ये सेकंड हुआ। थर्ड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। ये थर्ड है। चौथा क्या है, चौथा है वैल्यू एडेड मेथड। ये 4 है। अब हमारे 4 मेथड हैं मेजरमेंट के, लेकिन किताबों में जनरली 3 मेथड ही लिखे मिलते हैं। ठीक है तो 4 मेथड, लेकिन लिखे कितने मिलते हैं, 3 मेथड। तो यहां पर आप ध्यान दो, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। इन पे चर्चा करते हैं एक एक पे। प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग इंडिया का नेशनल इनकम मेजर हो सकता है, हम कहेंगे नहीं। क्यों, अब सुनो। जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं वो रियल में ऑन पेपर दिखाए नहीं जाते। पहले हम सुनते थे कि चोर बाजार, हम सोचते वहां चोरी का सामान, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि टैक्स चोरी वाले सामान जो ऑन पेपर प्रोडक्शन में नहीं दिखाए जाते वो चोर बाजार में बिकते हैं। हर शहर में चोर बाजार होता है। तो इस तरीके से रियल जो प्रोडक्शन होता है टैक्स बचाने के लिए उसको बिजनेसमैन नहीं दिखाता। पुलिस गाड़ी रोक कर चेक कर रही है ट्रक को, सामान लिखा हुआ है कितना, 1000, बिल बनी हुई है 500 की। सामान गाड़ी में कितना लोड है, 1000, और बिल कितने की बनी हुई है, 500 की। तो इस तरह का इंडिया में बहुत ज्यादा टैक्स चोरी होता है। जैसे लैंड, जो लैंड की मार्केट रेट है उस पर नहीं लैंड खरीदते लोग, सर्किल रेट पर खरीदते हैं। सर्किल रेट बहुत पुराना है, मॉडिफाई होता ही नहीं है। तो हमारे देश में कुछ रिफॉर्म की जरूरत है जिससे रियलिटी सामने आ पाएगी और उससे बहुत सारा ढेर सारा टैक्स कलेक्शन हो पाएगा। किसान छोटा अपनी बड़प्पन के लिए जितना होता नहीं उससे ज्यादा बताता है, बड़ा किसान टैक्स के डर से कम बताता है। तो पैसे वाले अपने आप को कम शो करते हैं और जो नहीं है वो ज्यादा बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिक्कत आएगी। इनकम मेथड अब आते हैं। एक ऑपरेशन कर दिया मैंने प्रोडक्शन का कि रियल इंडिया की नेशनल इनकम मेजर नहीं होती है।
जो आती है वो समथिंग समथिंग होती है, जिसे हम रियल मान लेते हैं। इनकम मेथड क्या करता है? इनकम मेथड ये कहता है कि जितना किराया आता है हाउस का, वो इनकम का पार्ट होता है। सैलरी आती है, वो इनकम का पार्ट होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आता है वो इनकम का पार्ट होता है। तो अपने मन से सोचो, क्या लोग सही बताते हैं? आप किराए पे मकान लेने चाहिए, 10,000 पे उठा होगा, 12 पहले ही बताने लगता है कि 12 पर उठा था। ब्याज कोई 10% ले रहा है डिसऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज में, तो कोई 20 ले रहा है, कोई 100 का 200 ब्याज कमा रहा है। लाओगे डेटा है इसका कहीं से? मिलेगा नहीं। प्रॉफिट, बिजनेसमैन हमेशा बताता है 5 रुपया ले रहा हूं, भले ही 50 कमा रहा हो, 45 जेब में जा रहे हैं, झूठ बोलता है ना। तो ये मेथड से भी किसी कीमत पर इंडिया की एनआई मेजर नहीं हो सकती, ना इससे और ना ही इससे। सब में लोग झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि इंडिया में मेल अपनी इनकम में और फीमेल अपनी एज कभी सही नहीं बताती, रियल में कितनी है छुपाती है सब। तो यहाँ पर ये कभी सही हो नहीं सकता। इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है? स्मगलिंग करने वाला। इकोनॉमिक्स में पहले भी किताब वाली समझता था, लेकिन अब मैं इसका अपनी समझ डेवलप हो गई, तो मैं किताब को बेस जरूर बनाता हूँ, लेकिन हम अपने तरीके से उसे सॉल्व करता हूँ, इसीलिए इसको आसान लगती है मुझे। एक्सपेंडिचर, स्मगलिंग करने वाला, गलत काम करने वाला, खर्च तो सारा करेगा बट बताएगा नहीं आया कहां से। और यही यही चीज इंडिया में पकड़ने की कोशिश हो रही है कि लोग हाई फाई सब खर्च करते हैं बट ये नहीं बताते आया कहां से। अब इसका क्या उपाय हो? इसका उपाय एक ही हो सकता है, कैश लेन देन जो है वो बिल्कुल रोक दिया जाए। तो यूरोपीय देशों में भी अभी 15-16% कैश लेन देन होता है, तो यहाँ भी बिल्कुल ब्रेक नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन अब सरकार धीरे धीरे शिकंजे कस रही है कि अब 20,000 के नगद लेन देन को ऑन रिकॉर्ड रखा जाए। इसके बाद कर देगी 2,000 के नगद लेन देन को नगद रखा जाए, जैसे पार्टियों का चंदा बताया जाए व्यक्ति किसने दिया। इसके बाद कह देगी 200 रुपये रखना है खाली। तो जैसे जैसे नियम कानून सख्त होते जाएंगे, करप्शन कम होता चला जाएगा। सारा करप्शन किसमें है? कैश लेन देन में। ऑनलाइन में अगर आप किसी को ट्रांसफर करोगे तो आपको बताना पड़ेगा पैसा कहां से आया और किसको दिया, लेकिन अगर कैश में ट्रांजेक्शन कर देते हो तो पता ही नहीं चलता। जितने किराए पे आप मकान लेते हो, चेक में पैसा क्यों नहीं लेते, ऑनलाइन पेमेंट क्यों नहीं लेते अपने अकाउंट में? सारे कहते हैं कैश दे देना, क्योंकि उसका हिसाब किताब रखना जरूरी नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है गरीब देशों में हिसाब किताब और ज्यादा जरूरी है। खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। तो सरकार अगर इन सब पर सख्ती से पेश आए तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का जो बजट है, इनकम है, जस्ट उसकी 1.5 से 2 गुना हो जाएगी, ये रोना खत्म हो जाएगा। लेकिन इनकम जहां से जनरेट की जा सकती है उस पर तो गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देती। और मुझे लगता है ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वहां पर ध्यान नहीं दिया जाता इनकम रिसोर्सेज डेवलप करने के लिए, ठीक है, वहां ध्यान दिया जाना चाहिए। अब आता है बीके आरवी राव ने कहा ये गड़बड़ ये गड़बड़, काला धन इसमें ज्यादा यूज होता है, इसका पकड़ का कोई तरीका नहीं। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन है बीके आरवी राव के अकॉर्डिंग? वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड में क्या किया इन्होंने? दो मेथड मिलाए वैल्यू एडेड में। वैल्यू एडेड, इसमें दो मेथड मिला दिए इन्होंने। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू कर दिया इन्होंने प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मेथड प्लस इनकम मेथड। वैल्यू एडेड में दो मिला दिया, प्रोडक्शन और इनकम। प्रोडक्शन और इनकम को वैल्यू एडेड में मिला दिया और इसको इसीलिए सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। तो कुछ कमियां प्रोडक्शन की और कुछ इनकम की, दोनों का सुधार है वैल्यू एडेड, दोनों का रिफॉर्म है वैल्यू एडेड। क्लियर हो गया? इन दोनों मेथड का क्या है? सुधार है वैल्यू एडेड। इन दोनों मेथड को सुधारा वैल्यू एडेड ने। अब एक चीज खाली और बची, उसको बोलते हैं हम पीआई, पर्सनल इनकम। क्या बोलते हैं उसे? पीआई, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम ये बोलते हैं। पर्सनल इनकम इक्वल टू क्या होता है? डीपीआई। डीपीआई डीपीआई इक्वल टू क्या होता है? डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ये। अब डीपीआई इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीआई माइनस
डायरेक्ट टैक्सेस। तो जो लोगों को काट के इनकम मिलती है, जितने नौकरी कर रहे लोग होते हैं या कंपनी, वो सब क्या है, डीपीआई। डीपीआई को बोला जाता है खर्च करने योग्य आय। गवर्नमेंट अपना टैक्स काट लेती है, इसके बाद जो बचता है पैसा वो क्या कहलाता है, डीपीआई। गवर्नमेंट से जो पूरी इनकम आप प्राप्त करते हो क्या है, पीआई। टैक्स काट के उसको बना देती है गवर्नमेंट डीपीआई। तो बेटा नेशनल इनकम खत्म हुआ आज, ठीक है। अब नेशनल इनकम मेजर कौन करता है, सीएसओ, लिख लो। और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट एनएसएसओ। नेशनल इनकम मेजरमेंट करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब आया, 1965 में। और एनएसएसओ कब आया, 1950 में। 1950 में। एक ये 4 क्रम और पढ़ लो भाई, थोड़ा एक स्टेप और देख लेते हैं लास्ट पेज पे। ये क्रम वाइज डेवलपमेंट हुए हैं। पहले हमारा डेवलप हुआ एनएसएसओ, एनएसएसओ, फिर आया हमारा सीएसओ, फिर डेवलप हुआ अगला एनएसओ। एनएसओ, एनएसओ से पहले एक चीज और डेवलप हुआ, ये हुआ एनएससी। एनएसओ से पहले एनएससी, और एनएससी के बाद अब आ गया है एनएसओ। इसका डेवलपमेंट है 1950, इसका डेवलपमेंट है 1965, इसका है 2005, इसका है 2009। ये क्रम है इसका। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं। तो अब नेशनल इनकम का डेटा कौन पब्लिश कर रहा है, एनएसओ। एनएसओ, ये सारे अब कलेक्शन बॉडी है, पब्लिकेशन बॉडी क्या बन गया, एनएसओ। तो ये इसके सीरियल क्रम हो गए एनएसओ। चलो, थैंक यू एवरीवन।